तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है जो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर थी। तो हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट सेक्शन में इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग जो है वो बंगाल के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे या पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड एक कहानी सुन लो, बस इतनी सी। पहले क्या हुआ था, एक बोल सकते हैं वॉइस रॉय आए थे जिसको हम लोग लॉर्ड कर्सन के नाम से जानते हैं। तो लॉर्ड कर्सन बोल सकते हैं जब उन्होंने इंडिया में एंट्री ली थी तो उस टाइम पे 19th सेंचुरी की क्या चल रहा था, एंड चल रहा था, और 20th सेंचुरी क्या था, स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो जो लॉर्ड कर्सन थे वो किस ईयर में इंडिया में आए थे, तो 1899 में आए थे। इतना याद रखना। तो 1899 के साथ 19th सेंचुरी खत्म हो रही थी और कौन सी सेंचुरी स्टार्ट हो रही थी, 20th सेंचुरी स्टार्ट हो रही थी। जब लॉर्ड कर्सन बोल सकते इंडिया में आए थे और इंडिया में जब उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, लोगों को देखने के स्टार्ट किया, तो उनको यहाँ पे पता चला कि नेशनलिज्म की भावना लोगों में बहुत जोर से फूट फूट कर मतलब अंदर से निकल रही है, या राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो लोगों के अंदर से निकलना स्टार्ट हो गई है। हमने देखा था 1857 के बाद में क्या हो रहा था, लोगों में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। तो उस टाइम पे राष्ट्रवाद में बोल सकते हैं कि 1999 में या उस टाइम पे राष्ट्रवाद जो था वो चरम सीमा पे था। ठीक है, लोगों को हम लोग देख सकते हैं कि नेशनलिज्म की भावना देखने को मिल रही थी। उसका एपी सेंटर कहां पर हमको देखने को मिल रहा था, राष्ट्रवाद जो था सबसे ज्यादा किस एरिया में देखने को मिल रहा था हमको, बंगाल वाले रीजन में। और जब बोल सकते हैं कि लॉर्ड कर्सन बंगाल में आए थे तो उनको यही चीज देखने को मिली कि बंगाल जो है वो मुख्यालय बन चुका है राष्ट्रवाद का। तो अगर इस राष्ट्रवाद की भावना को अगर लोगों के दिमाग से निकालनी है या इसको खत्म करना है तो हमको सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, इसका विभाजन करना पड़ेगा। और ऐसा वैसा विभाजन भी नहीं करना, हमको पहले क्या करना है, फूट डालनी है, और फूट डालने के बाद क्या करना है, शासन करना है। ठीक है, तो उन्होंने जो भी बंगाल था, कोई भी जाति के हिसाब से, कोई भी क्लास के हिसाब से, कोई भी नॉर्मल चीजों के हिसाब से उन्होंने डिवाइड नहीं करा था कि प्रशासन के हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर दिया हो, ऐसा नहीं था। उन्होंने जो भी विभाजन किया था वो किसके बेसिस पे किया था, जाति के हिसाब से किया था, धर्म के हिसाब से किया था। जाति भी नहीं बोल सकते, धर्म के आधार पे किया था। कैसे किया था, एक बोल दिया था वेस्ट बंगाल जिसको हम लोग आज के टाइम पे देखते हैं, और एक कर दिया था उन्होंने ईस्ट बंगाल जिसको हम लोग आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ईस्ट बंगाल में कौन सी धर्म ज्यादा प्रचलित में था, मुस्लिम धर्म। और वेस्ट बंगाल में कौन सा धर्म ज्यादा प्रचलन में था, हिंदू धर्म। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि बंगाल जो था वो उस टाइम पे राष्ट्रवाद का मुख्यालय था, एपी सेंटर था। उस एपी सेंटर को तोड़ने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना या नेशनलिज्म की भावना को खत्म करने के लिए लॉर्ड कर्सन ने एक प्लान बनाया कि पूरे बंगाल को हम डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हिंदू वाला एरिया अलग कर देते हैं, मुस्लिम वाला एरिया अलग कर देते हैं। ठीक है, पर उसने क्या बोला था कि मैं जो डिवीजन कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि बंगाल में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। लगभग उस टाइम पे बोला जा सकता है कि 78 मिलियन लोग बंगाल में रहते थे। मतलब करोड़ में देखोगे तो 7.8 करोड़ जो लोग थे वो कहां पर रह रहे थे, बंगाल वाले एरिया में। तो लॉर्ड कर्सन का ये कहना था कि उसने एक तरीके से बताया कि डिवीजन क्यों कर रहा है, वो ये डिवाइड क्यों कर रहा है कि लोग बहुत ज्यादा है, तो प्रशासन करने में या बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, सही तरीके से बोल सकते हैं प्रशासन बोल सकते हैं कि काम कर सकेगा, इसलिए उसने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। ये उसका रीजन था, पर एक्चुअल रीजन हमको पता है कि उसने क्यों डिवाइड करा था। क्लियर हो गया, ये कहानी क्लियर है। तो लॉर्ड कर्सन ने आने के बाद इसका जो बोल सकता पार्टीशन को स्टार्ट किया था, अनाउंस कर दिया था। अनाउंस करने के बाद उसने एक्चुअली में पार्टीशन कर भी दिया था दो पार्ट्स में। ठीक है, फिर बाद में पार्ट्स करने के बाद जोड़ भी दिया था। ठीक है, ये कहानी हम लोग देखें तो ये चीज क्लियर हो गई। तो उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और कुछ बोल सकते हैं कि मूवमेंट्स वगैरह है, जो स्वदेशी मूवमेंट है, बॉयकट मूवमेंट है, उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में चीज क्लियर हो गई, विभाजन क्यों हुआ था, किसने किया था। ठीक है, और आगे की इंफॉर्मेशन हम लोग एमसीक्यूज में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल वाज इनिशिएटेड बाय। तो बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन शुरू किस ईयर में किया गया था और किस डेट को किया गया था, अब देखो कंफ्यूज मत होना, मैं डेट आपको अच्छे से याद करा देता हूँ, एक बार समझ लेना तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब पहली बात की जाती है कि बंगाल का डिवीजन का अनाउंसमेंट कब हुआ था। अनाउंसमेंट मतलब समझते हो कि बता दिया गया था कि भैया किस डेट को वो बोल सकते हैं कि डिवाइड होगा। अनाउंसमेंट किस ईयर में, अनाउंसमेंट डेट कौन सी थी, 19 जुलाई 1905। ठीक है,
तो जो अनाउंसमेंट की डेट थी वो कब अनाउंस करके बता दिया था, तो 19 जुलाई 1905 को बोल दिया गया था कि क्या होने वाला है, बंगाल का डिवीजन होने वाला है, कि बंगाल दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। ठीक है, और एक्चुअली में डिवाइड किस दिन हुआ था, ये चीज लागू में कब आई थी, एक्चुअली में स्टेप मतलब बोल सकते हैं कि किस डेट को ये विभाजन हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, ये दो डेट्स हैं, ये दो डेट्स अच्छे से याद रखो। 7 बोल सकते 19 जुलाई 1905 को बोला गया था कि बंगाल का विभाजन होगा, पर एक्चुअली में ये चीज लागू किस दिन हुई थी, 16 अक्टूबर 1905 को। ये चीज क्लियर हो गई। अब एक और दो डेट और याद रखना कि 19 जुलाई को बोल सकते हैं कि विभाजन की अनाउंसमेंट की डेट आई थी, और उसी के कुछ दिनों के बाद 7 अगस्त को लोगों ने क्या कर दिया था, बोल सकते विरोध करना स्टार्ट कर दिया था, विरोध आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर हो गया। और विभाजन जब हुआ था, एक्चुअली में विभाजन किस दिन हो गया, लागू किस दिन से हो गया, 16 अक्टूबर 1905, और उसी के 2 दिन बाद 18 अक्टूबर को क्या किया गया, एक तरीके का मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। तो ये 4 डेट्स अच्छे से याद रख लो, ये 4 डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, अनाउंसमेंट किस दिन हुआ था, पार्टीशन होगा 19 जुलाई 1905। बोल सकते हैं कि जो मूवमेंट्स थे या जो विरोधी आंदोलन थे वो किस दिन से स्टार्ट हुए थे, 7 अगस्त 1905 से। और एक्चुअली में जो डिवीजन था, विभाजन था, वो किस दिन लागू हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 में। ईस्ट बंगाल अलग हो गया था, वेस्ट बंगाल अलग हो गया था। ठीक है, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में हिंदू लोग रहने लगे थे, मतलब ये बंगाल है, तो ये 2 पार्ट्स में बट गया था। इस तरफ हमारा कौन सा था, वेस्ट बंगाल, इस तरफ कौन सा था, वेस्ट बंगाल में कौन से लोग थे, हिंदू लोग, और वेस्ट बंगाल में मुस्लिम लोग। ठीक है, वहीं पे हम लोग देखें तो 16 अक्टूबर को एक्चुअली में डिवीजन हो गया था, और उसी के 2 दिन बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो यहां पे बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, तो क्या सही है हमारा, 7 अगस्त 1905 में। क्लियर हो गया। एक बार और समझ लो यहां पे कि अनाउंसमेंट डेट कौन सी थी, 19 जुलाई 1905। विभाजन बोल सकते कि जो आंदोलन थे, जो विरोध आंदोलन थे, वो किस दिन स्टार्ट हुए थे, 7 अगस्त 1905 में। एक्चुअली में डिवाइड किस टाइम पे हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 में। और स्वदेशी मूवमेंट किस दिन से स्टार्ट हुआ था, उसके 2 दिन बाद 18 अक्टूबर से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित में से किस कारण से जाना जाता है, तो स्टेटमेंट को पढ़ो और आंसर बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता चुका हूं। तो क्या है इसका सही आंसर, कि बंगाल का विभाजन लागू हुआ था उस दिन से। ठीक है, तो जो हमारा विभाजन का पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, उस दिन से जो विभाजन था वो क्या हो गया था, लागू हो गया था। क्लियर है ये। तो डेट्स अच्छे से याद रखना है, यहां से डेट्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या किस दिन से माना जाता है, उस दिन जो बोल सकते हैं बंगाल का जो विभाजन था वो क्या हो गया था, लागू हो गया था। नेक्स्ट देखो, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द, बोल सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 16 अक्टूबर को विभाजन हुआ था, और 18 अक्टूबर को कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो 2 मूवमेंट हमको पढ़ने रहते हैं, एक स्वदेशी मूवमेंट है और दूसरा कौन सा है, बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल के विभाजन से रिलेटेड 2 आंदोलन के नाम बताओ, तो एक है स्वदेशी मूवमेंट और दूसरा आंदोलन कौन सा है, बोल सकते हैं बहिष्कार आंदोलन। उस टाइम पे बहिष्कार मतलब कि जो विदेशी चीजें आती थी उनका बहिष्कार करना। ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट मतलब कि जो हमारे देश की बनी हुई चीजें उनका इस्तेमाल करना। ठीक है, ये दोनों आंदोलन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इतना याद रखना। पहले बॉयकॉट होगा, बॉयकॉट के बाद बोल सकते हैं कि स्वदेशी काम है, मतलब इतना चीज समझो कि कोई भी किसी चीज का आप बहिष्कार करोगे,
जैसे कि पहले पश्चिम बोल सकते हैं वेस्टर्न कपड़े आना स्टार्ट हो गए थे, जीन्स वगैरह पहनना स्टार्ट हो गए थे लोगों ने, तो उस टाइम पे बॉयकॉट मूवमेंट में क्या बोला गया था कि जो विदेशी चीजें हैं, विदेशी कपड़े हैं, उनको पहनना हम बंद कर देंगे। ठीक है, अगर विदेशी कपड़ों को आपने पहनना बंद कर दिया तो हम लोगों को बोल सकते हैं कि खुद की इंडियन कंपनीज भी तो चाहिए, या अपने इंडिया के बने हुए कपड़े भी तो होने चाहिए, जब भी तो हम उनका बोल सकते बहिष्कार कर पाओगे। आपके पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तो उस चीज पे आपको स्टिक रहना पड़ेगा। तो बोल सकते हैं बहिष्कार किसका किया गया था, बहुत सारी चीजों का बहिष्कार किया था कि जो बाहर की चीजें आ रही हैं, बेसिक हम लोग कपड़ों के लेके चलते, तो बाहरी जो पश्चिमी कपड़े आ रहे हैं उनको हम लोग नहीं पहनेंगे। आज से हम लोग क्या करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट में हमारे इंडिया की बनी हुई खादी का इस्तेमाल करेंगे, खादी से बने हुए कपड़ों को हम पहनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा जो बोल सकते बहिष्कार करना, मतलब पश्चिमी जो वेस्टर्न चीजें थी, ब्रिटिशर्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनका बहिष्कार करो, और जो स्वदेश की चीजें, जो हमारी इंडिया की चीजें, उनका इस्तेमाल करो। आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत क्यों बनाया जा रहा है, कि हमारे इंडिया की बनी हुई चीजों का हम लोग इस्तेमाल करें, तो वही हमारा स्वदेशी मूवमेंट था। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज, तो हम लोगों ने देखा कि बंगाल के विभाजन के टाइम पे वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड कर्सन। ये तो हमको पता है, पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि उस टाइम पे बंगाल के विभाजन के टाइम पे बंगाल का उप राज्यपाल कौन था, कौन था उस टाइम पे उधर का उप राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो सर एंड्रू फेजर जो थे उस टाइम पे उधर के कहा थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, या बोल सकते हैं कि उप राज्यपाल थे। ठीक है, तो ये याद रखना, उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे पार्टीशन के टाइम पे, लॉर्ड कर्सन, और उप राज्यपाल कौन थे, सर एंड्रू फेजर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे बंगाल के विभाजन 1905 के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, किसने लीड किया था आंदोलन को, जो भी आंदोलन हो रहे थे 7 अगस्त के बाद से, उन आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था। ठीक है, तो कौन थे जो 7 अगस्त के बाद जो आंदोलन होना स्टार्ट हुए थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इनसे रिलेटेड एक बोल सकते हैं न्यूज़पेपर है जो कि बहुत ज्यादा फेमस था, उनके न्यूज़पेपर का नाम बताओ। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक तरीके का न्यूज़पेपर भी पब्लिश करते थे, उस न्यूज़पेपर का नाम बताओ सभी, कौन सा न्यूज़पेपर था वो। ठीक है, एक ने बताया पर आधा नाम सही है, बंगाली। ठीक है, बंगाली न्यूज़पेपर जो था वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था, कौन बोल सकते कि इसको पब्लिश करते थे, तो सुरेंद्रनाथ बोल सकते सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इससे रिलेटेड है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये उनके न्यूज़पेपर का नाम है, उनके न्यूज़पेपर का नाम क्या है, बंगाली। नेक्स्ट देखो, बंगाल के ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, हु वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल। बताया था मैंने, जो बोल सकते ब्रिटिश के बनाए हुए जो कपड़े थे या बहुत सारी जो सामान थे उनका बहिष्कार करने के लिए बताया गया था, तो सबसे पहले इसका बहिष्कार किसने किया था, इसका सजेशन किसने दिया था। ठीक है, तो कृष्ण कुमार मित्रा ने। ठीक है, तो जो बोल सकते हैं जो पश्चिमी जो गुड्स आते थे या पश्चिमी जो वस्तुएं आती थी उनका बहिष्कार सबसे पहले करना किसने, उसका सुझाव किसने दिया था, हमारे कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था। अब इनसे रिलेटेड भी एक बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर है, जिस न्यूज़पेपर में ही उन्होंने सबसे पहले बोला, ये चीज स्टेटमेंट लिखी थी कि हमारे जो विदेशी कपड़े आ रहे हैं या विदेशी जो वस्तुएं आ रही हैं उनका हमको बहिष्कार करना चाहिए। तो वो जो लाइन थी वो सबसे पहले किस न्यूज़पेपर में लिखी थी यार, वो न्यूज़पेपर बोल सकते हैं कि हमारे कृष्ण कुमार मित्रा का ही था। उन न्यूज़पेपर का नाम बताओ सभी, वो कौन सा न्यूज़पेपर था जिसमें कृष्ण कुमार मित्रा ने मतलब वो जो विदेशी गुड्स हैं उनका बहिष्कार करने के लिए कहा था।
ठीक है, तो एक किताब है उनकी, क्या नाम है, संजीवनी। ठीक है, ये उनका किताब बोल सकते न्यूज़पेपर था। किसका न्यूज़पेपर था? कृष्ण कुमार मित्रा का। उसका नाम क्या था न्यूज़पेपर का? संजीवनी। तो संजीवनी जो उनका पेपर था, उसी में सबसे पहले उन्होंने इस बहिष्कार का बोल सकते हैं कि बात कही थी, स्टेटमेंट दिया था, हेडलाइन दी थी एक तरीके से। नेक्स्ट देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन मेनली फॉर, तो बंगाल का विभाजन मुख्यतः किसके लिए किया गया था? तो स्टेटमेंट को पढ़ो और सही आंसर बताओ सभी। कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब देखो, तीनों तरीके के आंसर बता रहे हो सब लोग, पर देखो लॉर्ड कर्सन ने लोगों को बताने के लिए क्या सुझाव बताया था कि वो पार्टीशन क्यों कर रहा है? कि प्रशासन सुविधा सही नहीं है, ज्यादा लोगों के कारण वो सही तरीके से प्रशासन नहीं कर पा रहा, ये चीज तो बताने के लिए थी। पर एक्चुअली में अब बोल सकते पार्टीशन क्यों किया था उसने, लॉर्ड कर्सन ने? क्या बढ़ रहा था बंगाल वाले एरिया में? राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, हमारा नेशनलिज्म बढ़ रहा था। तो नेशनलिज्म की भावना को कम करने के लिए, लोगों को राष्ट्रवाद से दूर करने के लिए उसने क्या करा था? बंगाल को डिवाइड किया था। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा? तीसरा वाला स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे सर हिंदू और मुस्लिम को भी तो अलग किया था। हाँ किया था, पर मेन जो बोल सकते हैं कि लाइन थी या मेन जो कॉज था वो कौन सा था हमारा? बंगाल में राष्ट्रवाद का बढ़ना। राष्ट्रवाद को भी बढ़ना उसने बोल सकते हैं कि दो तरीके, एक तीर से दो निशाने लगाए थे उसने। बोला जाता ना कि एक तीर से दो निशाने, तो कैसे किया था? राष्ट्रवाद को भी खत्म कर दिया और हिंदू मुस्लिम को भी अलग कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो गेम खेलते थे ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से उन लोगों ने कहा पहले डिवाइड एंड रूल भी करेंगे और साथ में जो नेशनलिज्म की भावना लोगों में जाग रही है उसको भी खत्म कर देंगे। तो उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए थे, इस तरीके से उन्होंने काम किया था। क्लियर हो गया? पर मेन रीजन बोला जाए तो मेन रीजन क्या था? राष्ट्रवाद की भावना को कम करना। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर, अब देखो, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब हमने बोला कि राष्ट्रवाद की भावना बोल सकते कि मुख्यालय कौन सा था? बंगाल था। क्यों था? ऐसा क्या अलग कर रहा था बंगाल की बाकी के? महाराष्ट्र, बॉम्बे पीछे छूट गए थे, बॉम्बे। अभी तक हम लोगों ने इतना डिस्कस किया, अब डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि क्यों बंगाल राष्ट्रवाद का मुख्यालय बना था? पॉपुलेशन के कारण? और सोचो अच्छा, और क्या रीजन हो सकता है? जब मैं भारत का पुनर्जागरण के बारे में बता रहा था, इंडियन रेनेसा के बारे में बता रहा था, वहां पे चीजें बताई थी मैंने, उसको याद रखो। ठीक है, तो सबसे बोल सकते हैं कि जो बंगाल वाला एरिया था उसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा आने लगे थे, या बंगाल के लोग ज्यादा पढ़े लिख गए थे। और मैंने आपको बताया था कि जब इंसान पढ़ लिख जाता है, तो जब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आएगी तो उसको पता होगा कि कौन सी पॉलिसी लोगों के लिए अच्छी है, कौन सी चीज गलत है। तो जब वो पढ़ लिख लेगा तो सही और गलत की समझ आएगी कि नहीं आएगी, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो कोई भी इंसान अगर पढ़ लेगा, और बंगाल वाले एरिया के लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे, उन लोगों को ज्यादा मतलब कि एजुकेटेड थे, और अगर वो एजुकेटेड होंगे तो उनको सही गलत के बारे में पता होगा, और वो सही गलत के बारे में उनको पता होगा तो उनको पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं। अगर ये गलत कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पैदा करनी पड़ेगी, जब भी सारे लोग इकट्ठे होकर इनसे लड़ेंगे। वरना सब लोग अगर अलग अलग करके लड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स से नहीं जीत पाएंगे, पर एक साथ अगर लड़ेंगे तो जरूर जीत जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि बंगाल वाले एरिया को क्यों मुख्यालय, मतलब राष्ट्रवाद का मुख्यालय क्यों था? क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे वहां पे, और पढ़े लिखे लोगों को गलत और सही की समझ होती है। इसलिए उनको पता था कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या गलत कर रहे हैं, और उस गलत चीज को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं। इन ये वाली नॉलेज बंगाल के लोगों में फूट फूट के बढ़ी थी। ठीक है, तो इस चीज को, स्टेटमेंट को याद रखना। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्सन वॉज कैंसल्ड। अब यहां से याद रखना क्या बोला है कि लॉर्ड कर्सन के द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द किया गया था? अब यहां पे गलत स्टेटमेंट दिया, लॉर्ड कर्सन नहीं था वो। लॉर्ड कर्सन ने बंगाल के पार्टीशन का बोल सकते हैं रद्द नहीं किया था। वो इंसान कौन था जिसने बंगाल के पार्टीशन को रद्द करके उसको फिर से एक कर दिया था? आगे पर वो उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन था? अनाउंसमेंट तो उसी ने किया था। हेडिंग लिंक था भैया।
ठीक है, हार्डिनली जो सेकंड था उसने इस चीज का अनाउंसमेंट किया था। वॉइस रॉय कौन था उस टाइम पे? वही था। ठीक है, तो 1911 में अभी हम लोग देखेंगे एक दिल्ली दरबार करके एक बोल सकते हैं कि एक सेरेमनी हुई थी। उस सेरेमनी में बोल सकते हैं वॉइस रॉय कौन था? लॉर्ड हेडिंगली था। और उस टाइम पे एक ब्रिटेन के राजा आए थे जिनको जॉर्ज फिफ्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे दो अनाउंसमेंट हुए थे। दिल्ली से मतलब कोलकाता से, बंगाल से दिल्ली हमारे जो कैपिटल थी वो शिफ्ट हो गई थी 1912 में। और जो बंगाल का जो विभाजन किया था उसको क्या कर दिया था? कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो जो चीज हमको याद रखना है, लॉर्ड कर्सन गलत है। लॉर्ड कर्सन की जगह कौन सा है हमारा? हेडिंगली सेकंड था। तो इसको जो बोल सकते हैं कि हमारा जो बंगाल का विभाजन था वो किस ईयर में कैंसिल हुआ था? 1911 में। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हमको याद रखना है कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ था ये किस सेरेमनी में हुआ था? दिल्ली दरबार में हुआ था। ठीक है, एक तरीके की दिल्ली दरबार एक तरीके की फेस्टिवल बनाया गया था। उसमें कोरोनेशन किया गया था, मतलब कि बोल सकते हैं वहां से ब्रिटिश के राजा को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक टाइप का एक तरीके से सेरेमनी वो लोग करवा रहे थे। ठीक है, और पहली बार ऐसा बोल सकते हैं ब्रिटिश से कोई राजा और रानी पहली बार इंडिया आए थे। ठीक है, तो जॉर्ज फाइव जो किंग थे वहां के ब्रिटिश के वो आए थे और उनकी जो पत्नी थी क्वीन मैरी वो भी आई थी। ठीक है, पहली बार इंडिया आई थी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि दिल्ली दरबार जो है इंडिया में कितनी बार ऑर्गेनाइज हुआ है? ईयर बताओ, किस किस ईयर में हुआ है दिल्ली दरबार? ठीक है, तो तीन दिल्ली दरबार हुए हैं, एक हमारा 1877, 1903 और तीसरा हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दिल्ली दरबार इंडिया में कितनी बार ऑर्गेनाइज हुआ, तो तीन बार हुआ। एक बार 1877 में, एक बार 1903 में और एक बार 1911 में। ठीक है, 1911 का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिल्ली को शिफ्ट मतलब कैपिटल को शिफ्ट किया गया था और जो दिल्ली बंगाल का विभाजन था उसको क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें बोला जाता है कि जहानाबाद में बोल सकते हैं जो मतलब लॉर्ड हेडिंगली है वो एक तरीके से एलिफेंट पे बैठ के आ रहा था, हाथी पे बैठ के आ रहा था और राज बिहारी बोस ने उन पे बॉम्ब फेंकने की कोशिश की थी। ठीक है, ये इवेंट हुआ था चांदनी चौक वाले एरिया में, तो उसको दिल्ली बोल सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस वर मेनली अनअफेक्टेड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन 1905? तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग 1905 में स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः प्रभावित था, अप्रभावित था? कौन प्रभावित नहीं हुआ था? अब सी क्यों बता रहे हो? रीजन बता सकते हो? मतलब किसान और जो मुस्लिम थे वो स्वदेशी मूवमेंट से इफेक्ट नहीं हुए थे, क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि पहली चीज तो जो बोल सकते हैं कि उस टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि नरम दल और गरम दल वाला सीन चल रहा था। जो मॉडरेट्स थे वो मॉडरेट्स लोग किसान से जुड़ पा रहे थे क्या? मैंने आपको बताया भी था कि जो भी बोल सकते हैं कि जो पॉलिसीज वो लेके आ रहे थे या जो भी वो काम कर रहे थे उसमें किसान लोग शामिल नहीं थे। ठीक है, नरम दल के लोगों से जो किसान लोग थे वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे। इसलिए हमारे जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उस मूवमेंट में ना ही फार्मर्स ने उनका साथ दिया था और ना ही कौन ने साथ दिया था? मुस्लिम लोगों ने। मुस्लिम लोगों में से भी कुछ लोग थे, 5 से 10 लोग होंगे, उन्होंने ही स्वदेशी मूवमेंट में साथ दिया होगा। बाकी के मुस्लिम लोग एक तरफ हो गए थे। ठीक है, बोल सकते हैं कि एक रीजन क्या था? एक रीजन बता सकता हूं कि आपको कि मुस्लिम क्यों अपने आप को अलग फील कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट से। मैंने आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक ने दो तरीके के महोत्सव को करना स्टार्ट किया था। एक गणेश महोत्सव था, शिव महोत्सव था, और शिवाजी से रिलेटेड भी महोत्सव वो लोग बनाने लगे थे। तो जब इस तरीके की चीजें होने लगी थी और बाल गंगाधर तिलक जो थे कांग्रेस के भी थे, तो उनको ये लगता था जो कांग्रेस है वो हिंदू लोगों का साथ देती है या हिंदू लोगों को ज्यादा महत्व देती है, मुस्लिम लोगों का उसमें कोई भी भाग नहीं है। क्लियर हो गया? तो मुस्लिम लोग अपने आप को अलग समझ रहे थे, इसलिए 1906 में वो लोगों ने जो बोल सकते कि उस टाइम पे जो आगा खान था
जो उस टाइम पे बोल सकते हैं कि मुस्लिम लीग जिसको ऑर्गेनाइज की थी उसमें प्रेसिडेंट बोला जाते हैं आगा खान। तो आगा खान ने मिंटो से मिलकर इस चीज के ऊपर बातचीत की थी, और मिंटो ने भी बहुत अच्छे से उनको बोला था कि आप एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाओ, अपने हिसाब से लोगों को कैंडिडेट को खड़ा करो और उनको जिताओ। पर एक और रीजन था, अब उन्होंने मिंटो से ये बोला कि आगा खान ने कि अगर ठीक है हम अपने कैंडिडेट को खड़ा कर भी देंगे तो हमारे कैंडिडेट को वोट कौन करेगा? हिंदू लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हिंदू लोग तो उनको अपने वालों को पॉपुलेशन अपने हिंदू लोग लीडर को वोट करेंगे ना, हमारे मुस्लिम लीडर को वोट क्यों नहीं वोट करेंगे? तो उस टाइम पे मिंटो ने आश्वासन दिया था इस चीज का, बोला था कि भैया तुम एक बार इलेक्शन लड़के तो देखो, बाकी चीज मैं समझ लूंगा। तो इसके बाद बोल सकते कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म उसने बनाया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में उसने क्या बताया कि अगर कोई मुस्लिम लीडर अगर इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसको वोट कौन करेगा? सारे के सारे मुस्लिम लीडर, मुस्लिम लोग ही उसको वोट कर सकते हैं। तो इस तरीके का रिफॉर्म बोल सकते मिंटो ने बनाया था और लोगों को आश्वासन दिया था, और उसी के कारण हमारी कौन सी लीग बनी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। किस ईयर में बनी थी? 1906 में बनी थी। क्लियर हो गया? तो उस टाइम पे कांग्रेस जो थी मुस्लिम मतलब हिंदू लोगों का ज्यादा साथ देती थी, मुस्लिम का नहीं देती थी। मुस्लिम लोग अपने आप को अलग समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की जिसका नाम क्या रखा था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, बाद में हम लोग बोल सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ते तो उसी से रिलेटेड। क्लियर हो गया? तो हम लोग देखे स्वदेशी मूवमेंट में ना ही फार्मर्स ने स्वदेशी मूवमेंट में भाग लिया था, ना ही किसानों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखो, वंदे भारत किसके दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थीम गीत बना था? ठीक है, वंदे मातरम बिकम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग, किस टाइम पे ये बोल सकते कि थीम सॉन्ग बना था लोगों का? ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो। स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे हमारा वंदे मातरम जो था वो थीम सॉन्ग बना था। स्वदेशी मूवमेंट मतलब कि उस टाइम पे स्वदेशी कंपनियां भी बनना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, लोगों ने अपने इंडियन बोल सकते क्लॉथ्स भी बनाना स्टार्ट कर दिए थे, इंडियन गुड्स बनाना भी स्टार्ट कर दिए थे। और जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह थी ना, जो सरकारी जॉब थी, जो कि इंडियन लोग सरकारी जॉब में काम करते थे, पुलिस में काम करते थे, आर्मी में काम करते थे, वहां से जाने से भी मना कर दिया था। और वो सड़कों पे निकलकर वंदे मातरम के नारे लगाते थे, वंदे मातरम गाते थे वहां पर। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे लोगों ने खुद की चीजों का, खुद की बनी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, बाहर की चीजों का बहिष्कार कर दिया था। साथ में जो इंस्टीट्यूशन थे, स्कूल जाना बंद कर दिया था, जो ब्रिटिश स्कूल थे उन स्कूलों में जाना बंद कर दिया था, लोगों ने नौकरियों पे जाना बंद कर दिया था, आर्मी वालों ने आर्मी में जाना बंद कर दिया था। और सड़कों पे निकलकर वो क्या करते थे? स्ट्राइक करते थे और वंदे मातरम के क्या लगाते थे? नारे लगाते थे। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट से याद रखना। अब हमने देखा था कि जो वंदे मातरम जो था, हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में पढ़ा था, सत्र के बारे में पढ़ा था। तो कौन से सत्र में वंदे मातरम का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था? कौन से कांग्रेस सेशन था वो? कौन सा सेशन था? आपको दो बताए भी थे, दो सेशन हुए थे कलकत्ता में। कौन कौन से? एक 1996 और 1911, ये दो इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने। 1896 जो था, 1896 में क्या हुआ था? वंदे मातरम पहली बार सेशन में बोला गया था। और 1911 में क्या हुआ था? जन गण मन बोला गया था। ठीक है, और 1896 के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? रहीमतुल्ला एम सहानी। और 1911 के टाइम पे? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना सभी। सब चीज मैं ही बता दूंगा तो आपको, अभी तक हम लोग पुराना सेशन पढ़ के आ रहे हैं, वो चीज ही भूलते जा रहे हो आप लोग। क्लियर है? तो ये कलकत्ता सेशन याद रखना। 19 वो 1896 में बोल सकते कि हमारा वंदे मातरम गाया गया था। और 1911 में क्या गाया गया था? हमारा जनगण मन गाया गया था। और जो जनगण मन बोल सकते कि वो थीम सॉन्ग कब बना था इंडियन नेशनल मूवमेंट में? हमारा स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन आखिर भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक था? ठीक है, मैंने आगा खान के बारे में बताया था तो वो प्रेसिडेंट थे। पर अगर संस्थापक की बात करोगे तो संस्थापक कौन थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के?
ठीक है, कौन थे? नवाब समीउल्लाह खान। ठीक है, किस ईयर में बनी थी? मैंने आपको बताया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में। उसका बोल सकते हैं कहाँ पे बनी थी ये, किस सिटी में बनी थी? ढाका में। ठीक है, ईस्ट बंगाल वाला जो एरिया था ना पहले, ढाका बांग्लादेश में जो आज के टाइम पे आता है, उस टाइम पे ढाका में क्या बनी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। उसके संस्थापक किसको बोला जाता है? नवाब समीउल्लाह खान। और किस ईयर में बनी थी? 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए सभी। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो सम स्पेसिफिक मुस्लिम है ज्वाइन इन इट, मैंने बताया था। सारे के सारे मुस्लिम लोगों ने तो ज्वाइन नहीं किया था, पर कुछ मुस्लिम जो थे उन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट में क्या दिया था? भाग लिया था। फिर वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, तो महिलाओं ने भी इसमें साथ दिया था। ठीक है, तो महिलाओं ने भी बोल सकते विदेशी चीजों का बोल सकते कि बहिष्कार कर दिया था और अपनी खुद की बनाई चीजों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। या अगर चीजें उपलब्ध नहीं थी तो वो अपने हाथों से इंडिया में बनी हुई चीजें बनाना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी खुली थी। ठीक है, इसका पीछे का रीजन मैंने बताया आपको कि अगर आप चीजों का बहिष्कार कर दोगे, अगर वेस्टर्न जो चीजें ब्रिटिश गुड्स हैं उनका बहिष्कार कर दोगे, तो अगर वो चीजें नहीं है तो इंडिया के लोगों को खुद बनानी पड़ेगी ना। इसलिए हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई थी इंडिया में। ठीक है, जो कि इंडिया में बनी हुई चीजों को बना रहे थे, बहुत सारे सोप बना रहे थे, ऑयल बना रहे थे। मतलब बोलो, मतलब हमारी बाकी की जो क्लॉथ्स वगैरह ये वाली जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, वो बहुत ज्यादा उफान में, मतलब कि एक तरीके से नई नई फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गई थी स्वदेशी मूवमेंट के बाद में। ठीक है, क्योंकि बाहर की चीजों का बहिष्कार कर दिया था। तो ठीक है, वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। नाइदर दिस मूवमेंट अफेक्टेड बंगाल फार्मर्स एंड नाइदर दे ज्वाइन, तो हमने बताया था कि किसानों ने ना ही उसमें साथ दिया था ना ही उसमें भाग लिया था। और इट वॉज लिमिटेड टू बंगाल, तो जो स्वदेशी मूवमेंट था क्या वो बंगाल तक लिमिटेड था? वो पूरे इंडिया में था। अगर आप देखोगे तो बंगाल वाले रीजन में भी हमारा फैला हुआ था, मुंबई और पुणे वाले रीजन में भी। तो मुंबई और पुणे में स्वदेशी मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, पंजाब वाले एरिया में कौन कर रहा था? पंजाब वाले एरिया में हमारे लाला लाजपत राय कर रहे थे और साथ में अजीत सिंह कर रहे थे। अजीत सिंह कौन थे? जो भगत सिंह थे उनके अंकल थे। ठीक है, उनके चाचा थे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते, तो ये चीज याद रखना आपको। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि बंगाल वाले एरिया तक हमारा स्वदेशी मूवमेंट फैला नहीं था, पूरे इंडिया में फैला हुआ था। ठीक है, अब देखो एक थोड़ा सा एक बोल सकते हो कि एक कंपैरिजन देख लो। हमने मॉडरेट्स के बारे में और एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में देखा था। ठीक है, मॉडरेट्स कौन थे? नरम दिल वाले, नरम दल वाले। और वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो थे कौन थे? गरम दल वाले। अब इन लोगों ने क्या करा था? पार्टीशन कर लिया था। कैसे किया था? स्वदेशी मूवमेंट में उन लोगों ने क्या करा? पहली चीज कि मॉडरेट्स क्या चाहते थे, जो नरम दिल के लोग थे वो ये चाहते थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो कहां तक फैलना चाहिए? बस बंगाल तक फैलना चाहिए। कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो कहां तक रहना चाहिए? बस बंगाल वाले एरिया में ही होना चाहिए। पर जो एस्ट्रीमेट लोग थे या जो गरम दल के लोग थे वो क्या चाहते थे? पूरी इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट फैलना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था एस्ट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के विचारों में अंतर आ गया था जब भी कांग्रेस में विभाजन हुआ था। तो सबसे मेन रीजन ये भी बोला जाता है कि उस टाइम पे जो नरम दल के लोग थे वो ये चाहते थे कि ये जो स्वदेशी आंदोलन किया जा रहा है वो किस कहां तक सीमित रहना चाहिए? बस बंगाल वाले रीजन तक सीमित रहना चाहिए। पर जो गरम दल के लोग थे वो क्या चाहते थे? पूरा जो स्वदेशी मूवमेंट है पूरे इंडिया में फैलना चाहिए, जब भी कुछ हो पाएगा। क्योंकि बंगाल वाले एरिया में रहेगा तो उससे ब्रिटिशर्स को कोई ज्यादा फायदा पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद जो मॉडरेट्स थे या नरम दल के लोग थे वो क्या चाहते थे कि हम लोग जो बाहर के गुड्स हैं, जो ब्रिटिश गुड्स है ना, सामान है, बस उनका बहिष्कार करे। केवल किसका बहिष्कार करे? जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनका बहिष्कार करे। पर हमारे जो नरम गरम दल के लोग थे वो क्या चाहते थे? गुड्स का तो बहिष्कार करे ही, साथ में स्कूल जाना भी बंद कर दे। ठीक है, जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, ब्रिटिश कॉलेज जाते हैं, वो भी बंद कर दे। जो लोग जॉब पे जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में रहे,
वो भी बंद कर दे, आर्मी वाले लोग भी जॉब पर ना जाए। तो ये वाली चीजों को किसने बोला था? गरम दल के लोगों ने बोला था। ठीक है, तो नरम दल के लोग क्या बोल रहे थे? बस उनका चीजों का बहिष्कार कर लो। पर वो लोग क्या चाहते थे कि जो लोग ब्रिटिश कॉलेज में, ब्रिटिश मतलब स्कूल में, आर्मी में ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं, पुलिस में ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं, वो भी अपनी जॉब पर ना जाए, उस तरीके से अपने स्वदेशी मूवमेंट को क्या करे? फॉलो करे। तो इस तरीके के विचार के बीच में उनका अंतर आया था, इसलिए हम लोगों को उनके बीच में क्या देखने को मिला था? विभाजन देखने को मिला था 1907 में, जो सूरत स्प्लिट हुआ था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल के टाइम पे उन लोगों के विचारों में अंतर आना स्टार्ट हो गया था। तो ये दो मेन रीजन है। ठीक है, पहले जो नरम दल के लोग हैं वो बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे स्वदेशी मूवमेंट को, गरम दल वाले पूरे इंडिया में फैलाना चाहते थे। नरम दल वाले ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश गुड्स है उनका बहिष्कार किया जाए, पर वो लोग बोल रहे थे गुड्स का तो बहिष्कार करो, साथ में स्कूल जाना भी बंद कर दो, मतलब अपनी नौकरियों पे जाना भी बंद कर दो। ठीक है, इस तरीके की चीजों में अंतर आया था उनके में। नेक्स्ट देखो, who among the following had founded the Indian Society of Oriental Art to revive the ancient art tradition of India? तो निम्नलिखित में से किसने भारत की प्राचीन कला परंपराओं का पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन इसलिए याद रखना कि इंडियन जो सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है वो किसने स्टार्ट किया था? ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इसका मतलब क्या था? जो भी हमारे प्राचीन कला है ना, जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। ठीक है, तो किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के कौन थे? नेफ्यू थे। ठीक है, उनके भांजे थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस इस सोसाइटी की स्थापना की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। उसमें क्या बताया गया था? जो भी हमारी परंपरा है चित्रकला के हिसाब से, उनको फिर से क्या किया जाए? पुनर्जीवित किया जाए। इसलिए उन्होंने उसका उदाहरण के लिए सबसे पहले क्या किया था? 1905 में किसकी प्रतिमा बनाई थी? भारत माता की प्रतिमा बनाई थी। ठीक है, भारत माता आज हमको देखने को मिलती है ना, उनका चित्र हमको देखने को मिलता है, किस तरीके से उनको बनाया गया था, उसका चित्रण किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किस ईयर में बनाया था? 1905 में बनाया था। क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखना। ठीक है, एक और बोल सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड एक और चीज है, इसके बारे में सुना है? ये क्या है? बांग्लादेश का क्या है? नेशनल एंथम है। इसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किस टाइम पे लिखा था? ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ही लिखा था। ठीक है, अमार सुनार बांग्ला पहले उन्होंने लिखा था, पर आज के टाइम पे ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम हमको देखने को मिलता है। ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने था। किस टाइम पे लिखा था? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ही लिखा था। ठीक है, तो लोग अपने अपने तरीके से क्या कर रहे थे? स्वदेशी आंदोलन में भाग ले रहे थे। जो चित्रकार थे वो भारत माता की पिक्चर बना के लोगों के अंदर क्या जगाना चाह रहे थे? राष्ट्रवाद जगाना चाह रहे थे, कि लोगों को मतलब एक तरीके से फील आए। क्योंकि अगर लोगों के अंदर फीलिंग रहेगी, देखो कोई भी चीज है आप सुनते हो तो उस चीज का आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे इंडिया में। जब तक आप वर्चुअली उनको चीजें नहीं दिखाओगे, जब तक पैम्पलेट में वो एक तरीके का चित्र वो नहीं देखेंगे, जब तक उनको समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो ये एक तरीके का तरीका होता था उन लोगों का, किस चीज के लिए? लोगों को उत्साहित करने के लिए, या लोगों को जागरूक करने के लिए, कि हमारी भारत माता इस तरीके से लगती है और इन भारत माता या हमारी भारत भूमि पे ये अंग्रेज राज कर रहे हैं, और इन अंग्रेजों को हटाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा होना पड़ेगा। तो इस तरीके की भावना को जगाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या करा था? भारत माता की पिक्चर बनाई थी। ठीक है, चित्र बनाया था। तो इस तरीके की चीजों को याद रखना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट ओवर द सेशन ऑफ कांग्रेस इन। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन का आपका क्वेश्चन आ गया कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस क्षेत्र में अध्यक्ष बने थे? वो किस क्षेत्र में वो अध्यक्ष बने थे? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो वो किस ईयर में बने थे? 1905 में बने थे। ठीक है, वो कौन सा सेशन था? कहाँ का सेशन था? बनारस का।
ठीक है, बनारस के सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने क्या कर था, अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो उनने एक सोसाइटी को फॉर्म किया था जिसका नाम क्या रखा था उन्होंने, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। उसकी स्थापना बोल सकते गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किस ईयर में की थी? ठीक है, तो जिस ईयर में वो अध्यक्ष बने थे उसी ईयर में उन्होंने किसको फाउंड किया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को फाउंड किया था। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन याद रखना। पड़ेगा ही नहीं, बाद में देखेंगे इसको। नेक्स्ट देखो, स्वराज हैज अ नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाय। तो राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, किसने किया था सबसे पहले? ठीक है, तो हमने देखा था स्वराज शब्द का सबसे पहले कांग्रेस में इस्तेमाल किया गया था। किसके छत्र के टाइम पे किया गया था? दादा भाई नारोजी के टाइम पे। इस ईयर में 1906 का जो कांग्रेस सेशन था, ठीक है, उस सेशन में किसकी बात की गई थी? स्वराज की बात की गई थी। ठीक है, पर अगर हम लोग बात करें, बोल सकते इस पेटिशन को साइन किया गया कब किया गया था, या एक तरीके से ये जो बोल सकते कि हमारा प्रोपोगेंडा था, ये 1905 में साइन हो गया था, पर फुल फ्लैश तरीके से हमने अपनाया कब था स्वराज को? तो 1906 में अपनाया था। ठीक है, तो किस सेशन में हुआ था? 1906 के कांग्रेस सेशन में। उस टाइम पे बोल सकते प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी वॉज फॉर्मली नोन एज। तो दादा भाई नारोजी जो थे वो किसको किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखना कि जो हमारा स्वराज शब्द है, उस स्वराज शब्द का मतलब क्या होता है? सेल्फ रूल। ठीक है, स्व शासन जो है स्वराज का मतलब होता है कि हम अपने हिसाब से रूल करेंगे, हम पे कोई और शासन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो छूट गया था वो इसी से रिलेटेड था। नेक्स्ट देखो, दादा भाई नारोजी वॉज फॉर्मली नोन एज। ठीक है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? दादा भाई नारोजी से। अब यहाँ पे मैन की बात हुई है तो ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? हमने ओल्ड मैन की बात कर ली, तो ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कौन है? किसको बोला जाता है? नहीं भैया, इतनी आगे कैसे चले गए? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कौन है? अरुणा आसिफ अली। ठीक है, अरुणा आसिफ अली को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। बोल सकते ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? अरुणा आसिफ अली को। नेक्स्ट देखो, दादा भाई नारोजी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है? असत्य स्टेटमेंट को बताइए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो, ही रोट अ बुक पॉवर्टी एंड नन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो दादा भाई नारोजी ने आपने देखा होगा द ग्रेट ड्रेन ऑफ इंडिया के नाम से भी बताया होगा। जो वेल्थी ग्रेन्स थी, मतलब कि इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के पैसों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, और उनके कारण जो लोग थे इंडिया के वो कैसे गरीब हो रहे थे, इस तरीके की बुक के बारे में भी उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो उससे बोल सकते कि एक इंडिया की उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी?
दादा भाई नारोजी में, जिसने उन्होंने वेल्थ के बारे में बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे इंडिया के लोग कैसे उन्हीं पैसों को कमी के कारण गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है, कर दे दे के, टैक्स दे दे के। ही वर्कड एज अ प्रोफेशनल ऑफ अ गुजराती इन अ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। तो उन्होंने प्रोफेसर की भी एक तरीके से काम किया था, कहां पर, लंदन के एक कॉलेज में। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ वुमेन एजुकेशन इन बॉम्बे। तो उन्होंने बॉम्बे में महिला शिक्षा की नींव रखी। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है। अब ये तीनों सही है तो गलत कौन सा होगा। क्या बोला है, ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द टिकट ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी। तो वो ब्रिटिश सांसद में सदस्य के रूप से चुने गए कंजर्वेटिव पार्टी के थे। वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। किस पार्टी से बिलोंग करते थे, लिबरल पार्टी से, ठीक है। तो वो जो ब्रिटिश सांसद में बैठे थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव करके नहीं आए थे, लिबरल पार्टी से चुनाव करके आए थे, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत था। कंजर्वेटिव की जगह क्या लगाना है हमको, लिबरल। क्या, ओल्ड लेडी के बारे में, अरुणा आसिफ अली, बता दूंगा अभी। उसको डीप में पढ़ाऊंगा वही चीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा। अभी बस आपको एक फैक्ट के फॉर्म में पढ़ा दिया मैंने। नेक्स्ट देखो, एट विच सेशन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नरम दल एंड गरम दल। किस सेशन में इसका डिवाइड हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उस डिवीजन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसको सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं, सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। किस ईयर में हुआ था, 1907 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी बिगेन ओवर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा 20वीं सदी में शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का विभाजन की प्रक्रिया खत्म हो गई थी। क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो अगर देखें तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियां अलग हो गई थी, कांग्रेस के उद्देश्य, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी। तो ये सारे के सारे रीजन थे उनके विभाजन के। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नरम दल और गरम दल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो नरम दल के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे और गरम दल के अध्यक्ष कौन थे, ये चीज बताओ आप। नरम दल जो डिवाइड हुआ था, विभाजन, तो उस टाइम पे नरम दल के अध्यक्ष कौन बने थे और गरम दल के अध्यक्ष कौन बने थे। बताओ सभी। तो देखो, मॉडरेट्स की बात करो या नरम दल की बात करो, तो उसके उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे या कौन ने उसको लीड किया था, रास बिहारी बोस ने लीड किया था, ठीक है। और अगर एस्ट्रीमिट्स की बात करें या गरम दल के लोगों की बात करें तो उनका नेतृत्व किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था। तो ये जब दो विभाजन हुए थे तो उनका नेतृत्व करने वाले लोग को भी याद रखना। मॉडरेट्स जो थे उनका रास बिहारी बोस ने नेतृत्व किया था और एस्ट्रीमिट्स का नेतृत्व किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है। तो यही हमारे आज के एमसीक्यूज थे। तो हमने आज आपका पार्टीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, कुछ स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकट मूवमेंट के बारे में भी देखा। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार सेशन को, ठीक है, क्लियर है।